हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिमोना। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि होने वाले हैं जनवरी मंथ के। और ये करंट अफेयर्स आपके रहेंगे 11th ऑफ जनवरी तक के। ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ के पर्सपेक्टिव से, वो सारे इसमें कवर किए हैं। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो अगर आपको इस इन नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके जोड़ सकते हैं। वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, हाँ, हम कवर करना। तो हमारी पहली न्यूज है पंजाब, फिफ्थ स्टेट टू प्रोवाइड 100% पाइप्ड वाटर टू रूरल हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन। तो जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत पंजाब जो है फिफ्थ स्टेट बना है जिसने 100% पाइप्ड वाटर दिया है रूरल हाउस होल्ड को। अब इसमें बात की गई है जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन को देख लेते हैं। जल जीवन मिशन जो है 2019 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है ये। इसमें क्या था, हमारा 55 लीटर्स ऑफ टैप वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी हाउस होल्ड। इसमें जो एक टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 55 लीटर्स वाटर देने का पर पर्सन पर डे टू रूरल हाउस होल्ड। ये रूरल हाउस होल्ड के लिए थी। अब इसमें कौन कौन हमारा हमारा पंजाब जो फिफ्थ स्टेट बना है, तो और कौन कौन से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जो इसमें पहले अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। दैट आर गोवा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा। पंजाब, इसमें गोवा पहला फर्स्ट स्टेट बना था। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव फर्स्ट यूटी बनी थी। 100% टैप वाटर सप्लाई रिपोर्टेड स्टेट, तो रिपोर्ट इन स्टेट्स ने किया है तेलंगाना, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात। ये स्टेट जो है वो रिपोर्ट कर चुकी हैं 100% टैप वाटर सप्लाई। इसमें फिफ्थ स्टेट हमारा कौन सा बना है, पंजाब बना है। ठीक है, अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज है हमारी गुजरात से। गुजरात का जो मसाली विलेज है, गुजरात में एक गांव है मसाली, वो हमारा पहला गांव बना है, पहला गांव बना है बॉर्डर सोलर विलेज इन इंडिया। मतलब सोलर विलेज, पूरी तरीके से वहाँ पे सोलर लाइट का यूज किया जा रहा है। ये जो गांव है हमारा गुजरात के बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जो बॉर्डर सोलर विलेज बनाया गया है, ये एक हमारा प्रोग्राम चलता है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसके अंतर्गत हमारा गुजरात का मसाली विलेज को डेवलप किया गया है, बॉर्डर सोलर विलेज। ठीक है। अब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इसको मैनेज करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। जो प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, टोटल कॉस्ट थी इसकी 1.16 करोड़, इज फंडेड बाई 59.81 लाख सब्सिडी अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है। ये जो प्रोग्राम बॉर्डर सोलर विलेज प्रोग्राम है, ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये टोटल कॉस्ट 1.16 करोड़ थी, इसमें 59.81 सब्सिडी अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उसको मिली थी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 में लॉन्च की गई थी। इसका एम है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना 1 करोड़ घरों को भारत देश में, जिससे कि इंस्टॉल किए जा सके रूफटॉप सोलर यूनिट्स ऑफरिंग 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। इसमें जो टारगेट है वो 300 यूनिट्स का है पर मंथ डेवलप करने का। और 1 करोड़ घरों को फ्री हाउस होल्ड 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। और ये लॉन्च की गई फरवरी 2024 में। इसका आउटले रखा गया 75,021 करोड़ रुपए। और ये फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। ठीक है। अगली न्यूज है इंदौर। इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, वो पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है। जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। अब जीरो वेस्ट एयरपोर्ट क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है, जीरो वेस्ट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि इंडिगो रीच और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलके इसको चलाती हैं। जो इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, वहां पे एक 3000 स्क्वायर फीट की मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी लॉन्च की गई है। अगली न्यूज है इरडई। इरडई जो है एनुअल रिपोर्ट लॉन्च करी है। ये रिपोर्ट क्या है, इसमें बताया गया है क्लेम्स रेशियो,
जो नेट इनकर्ड क्लेम्स होते हैं, नेट एंड प्रीमियम, मतलब कितने क्लेम हो रहे हैं और कितना प्रीमियम आ रहा है, वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए घट गया है, 82.52% हो गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 कंपेयर टू 82.95 इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो यहाँ पे ये बताया गया है, इसमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी कम हो गया है हमारा। रेशियो ऑफ एनुअल प्रीमियम्स टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन हुआ है सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर 3.7%, फाइनेंशियल ईयर 24 में रहा 4% 23 में था। लाइफ इंश्योरेंस का भी डिक्लाइन हुआ है, 2.8% हो गया, 3% था फाइनेंशियल ईयर 23 में। नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रिमेन स्टेबल एट 1%। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सेम रहा है, टोटल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम हुआ है। एडाई जो है 1999 में बना था, इसके चेयरपर्सन है देबाशीष पांडा, हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट की है एक कमिटी टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कमेटी हाल ही में बनाई गई है एआई को डेवलप करने के लिए, एथिकल एआई को इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो किसने बनाई है? इसको आरबीआई ने बनाई है और इसके चेयरपर्सन कौन है? पुष्पक भट्टाचार्य हैं। इसमें टोटल 8 मेंबर्स होने वाले हैं। नेक्स्ट एक सर्वे आया है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस 2023-24, इसको शॉर्ट में एसूस सर्वे भी बोलते हैं। ये लॉन्च किया एनएसओ और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है। अब अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर कौन से होते हैं? जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं कंपनीज एक्ट में। ये जो रिपोर्ट आई है वो 2023-24 तक के लिए, अक्टूबर 23 से सितंबर 24 के लिए आई है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो है, जो फीमेल ओन्ड प्रोप्राइटरी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इंक्रीज हुआ है 22.92% से 26.2% हो गया है। फ्रेश एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन इनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर कम हुआ है, 10.97 मिलियन हो गया फ्रॉम 11.74 मिलियन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था कि एसयूएस रिपोर्ट जो है वो कौन लॉन्च करता है? एनएसओ लॉन्च करता है। अगला है, खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है हमारे देश में 13 से 19 जनवरी के बीच में दिल्ली में होने वाला है। 2 स्टेडियम है इसमें, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और नोएडा इंडोर स्टेडियम। इसमें 21 मेंस टीम होने वाली है, 20 वुमेन्स टीम होने वाली है, 24 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। इसकी टैगलाइन है हैशटैग द वर्ल्ड गोज खो। ब्रांड एम्बेसडर इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ। इसका मैस्कट है तेजस एंड तारा, जो कि दो गैजल्स हैं, मतलब दो हिरन हैं। आईएसएसएफ का जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है, इसको इंडिया होस्ट करने वाला है, पहली बार इसका 11th एडिशन है। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो अगस्त का मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन है, रूरल एरियाज में 4,122 रुपए और अर्बन एरिया में 6,996 रुपए है। बाल्ड ईगल, जिसका साइंटिफिक नेम है हेलिक्टस ल्यूकोसेफेलस, वो नेशनल बर्ड बना यूएसए का। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में बाल्ड ईगल जो नेशनल बर्ड बना यूएसए का, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? या आपसे पूछा जा सकता है यूएसए ने हाल ही में नेशनल बर्ड बनाया है, क्या नाम है? बाल्ड ईगल। तो वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप भी होने वाला है मार्च 2025 में राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी बिहार में। तो हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी हाल ही में 3 न्यूज पढ़ी। खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है एंड नेक्स्ट वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप भी होने वाला है। जिम्मी कार्टर जो कि 39th यूएस प्रेसिडेंट थे, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। इनको नोबेल प्राइज मिल चुका था 2002 में, नोबेल पीस प्राइज। सूर्यकरण 18th एडिशन, इंडिया नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज इन नेपाल। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है सूर्यकरण क्या है? सूर्यकरण एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, अभी नेपाल में हो रही है, 18th एडिशन हो रहा है इसका। मिशन मौसम किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने। इसका क्या उद्देश्य? इट एम्ड टू मेक इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट कंप्लाइंग विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बाय 2026। इसका उद्देश्य है कि 2026 तक हमारा देश जो है वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट हो जाए, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए। इसका बजट 2000 करोड़ रुपए दिया गया है, 2 साल का ये मिशन है। नेक्स्ट है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क अनाउंस किया गया है फॉर 2025-26 और ये दूसरी बार हो रहा है जब सेल को ये अवार्ड मिल रहा है। इससे पहले ये रिकॉग्निशन उन्हें 2023 दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के लिए मिला था। सेल के चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज है, स्टडी पब्लिश्ड इन एन इंडेक्स मेडिकल जर्नल नेचर एजिंग। तो एक इंडेक्स आया है, मेडिकल जर्नल है नेचर एजिंग करके। इसमें बताया गया है कि कैसे जो बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है,
तो उससे क्या इफेक्ट होगा? तो इंडिया को इसमें 123 रैंक मिली है आउट ऑफ 143 कंट्रीज। और इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडीनेस टू टैकल द चैलेंज पोज्ड बाय एजिंग पॉपुलेशन, मतलब एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो कौन सी कंट्री कितना रेडी है उससे टैकल करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट आई है हमारी स्विट्जरलैंड, फर्स्ट रैंक आई है स्विट्जरलैंड की, सेकंड नॉर्वे की, थर्ड डेनमार्क की। फर्स्ट स्विट्जरलैंड, सेकंड नॉर्वे, थर्ड डेनमार्क, और सबसे लीस्ट रैंक आई है रवांडा की। और हमारी जो नेबरहुड कंट्रीज हैं इसमें बांग्लादेश 86 पे, श्रीलंका 94 पे, नेपाल 102 पे, पाकिस्तान 118 पे। करेंटली इंडिया में सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है with more than 50% of its population below the age of 25 and 65% of below the age of 35 है। स्टडी ने 5 डोमेन में रिपोर्ट दी है। वेलबींग 25% वेटेज है उसका, प्रोडक्टिविटी एंड एंगेजमेंट 20%, इक्विटी 80% है, कोहेशन 70% है, और सिक्योरिटी 20% है। आई होप आपको ये रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। नेचर एजिंग एक स्टडी पब्लिश हुई है मेडिकल जर्नल में, जिसमें इंडिया की रैंक है 123, फर्स्ट है स्विट्जरलैंड, सेकंड नॉर्वे, थर्ड डेनमार्क है। इसमें कौन सी कंट्री अपनी एजिंग बढ़ती हुई एजिंग पॉपुलेशन को लेकर कितना रेडी है उसके अकॉर्डिंग इसमें रैंक दी गई है। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे 25 साल से कम उम्र के 50% लोग हैं, और 35 साल से कम उम्र के लोग 65% लोग हैं। आरबीआई ने रिलीज किया रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये एनुअली पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट है जो आरबीआई रिलीज करता है। इसमें इंडिया में क्या बैंकिंग सेक्टर को लेके क्या क्या चीजें चल रही हैं, बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ अच्छी है या नहीं, किस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या चीजें कंसर्न रेज कर रही हैं, वो सारा कुछ बताया जाता है। ये रिपोर्ट जो रिलीज करती है आरबीआई, वो सेक्शन 36 बाई 36(2) में करती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब इसमें क्या क्या बताया है रिपोर्ट में, हम बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है कमर्शियल बैंक की, वो इंक्रीज हुई है। लगातार 6 सालों से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। रिटर्न ऑन एसेट 1.4% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6% है, रिटर्न ऑन अर्निंग। अब इसमें एज ऑन मार्च 24 हमारे इंडिया में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक 12 है, प्राइवेट सेक्टर बैंक 21 है, फॉरेन बैंक 45 है, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 है, पेमेंट बैंक 6 है, आरआरबी 43 है, लोकल एरिया बैंक 2 है। तो टोटल 141 कमर्शियल बैंक है, जिसमें 137 शेड्यूल्ड है, 4 नॉन शेड्यूल्ड है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो जीएनपीए जो है 13 ईयर के लो पे है 2.5%, और नेट एनपीए 0.57%। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा जीएनपीए देखने को मिला है 6.2%, और रिटेल लोन में सबसे कम 1.2%। सीआरआर जो है 16.8% है, मिनिमम 9% का रिक्वायरमेंट होता है, और प्लस 2.5% कंजर्वेशन बफर को लेके, और टीयर 1 में 7% होना चाहिए। तो हमारा इंडिया का सीआरआर अभी 16.8% पे है। एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी लॉन्च की गई, जो कि साल में हाफ ईयरली एडिशन होता है, साल में 2 बार लॉन्च की जाती है। अभी दिसंबर 2025 में पब्लिश की गई। नेक्स्ट एडिशन जून 25 में आएगा। तो पहली बार ये 2010 में लॉन्च की गई थी। ये प्रिपेयर की जाती है सब कमेटी ऑफ एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। जीडीपी इसमें जो प्रोजेक्ट की गई 6.6% की गई है। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और RWBCIC टिल 2025-26। इसका आउटले जो है वो 69,515.71 करोड़ है। 2016 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका ऑब्जेक्टिव है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम। एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल पैकेज फॉर डीएपी सब्सिडी ऑफ 3500 पर मेट्रिक टन। डीएपी सब्सिडी को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें जो सब्सिडी है वो 3500 रुपये डिसाइड की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कैप इंटरेस्ट रेट जो है स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो रहती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, उसे क्वार्टरली ये इंटरेस्ट रेट पब्लिश किए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 के लिए इसको अनचेंज रखा गया है। ये चौथी बार हुआ है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज नहीं किए गए हैं। पीपीएफ का जो रेट है 2020 से सेम है, और केवीपी जो किसान विकास पत्र है इसका 7.5%, इसका मैच्योरिटी पीरियड 115 है, और सुकन्या समृद्धि योजना 8.20% है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का 7.50% है। ये जो मेथोडोलॉजी है डिटरमाइन करने की इंटरेस्ट रेट फॉर स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जो रिकमेंड किसने की थी? श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने की थी जनवरी 2023 में। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बजट 6000 करोड़ है, 3 साल के लिए लॉन्च की गई है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर को चेंज करने के लिए। अभी फिलहाल में जो बेस ईयर है वो 2011-12 है और 2022-23 गवर्नमेंट इसको चेंज करना चाहती है, तो इसको चेंज करना चाहिए या चेंज करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, वो सारी चीजों को रिव्यू करने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाया गया है। ये जो पैनल है अपनी रिपोर्ट जून 2026 तक देगा। इसके हेड है रमेश चंद, जो कि मेंबर है नीति आयोग के। इसमें टोटल 18 मेंबर्स हैं। और अगर हम बात करें डब्ल्यूपीआई क्या होता है, तो डब्ल्यूपीआई जो मेजर करता है कि जो होलसेल रेट पे सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज को अगर बल्क में सेल करते हैं तो क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो प्राइसेस जो इसमें टोटल 697 आइटम्स के इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें कि 117 प्राइमरी आइटम्स हैं, 16 फ्यूल एंड पावर्स आइटम है, 564 मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं। डब्ल्यूपीआई पहली बार 1942 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब उसका बेस ईयर 1939 लिया गया था। जब से ये 7 बार रिवाइज किया जा चुका है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का। ये क्या होता है, तो इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज चेंज ओवर टाइम इन सेलिंग प्राइसेस रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक producers for their output, including prices at various stages of production from raw material to finished goods। मतलब कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में किसी भी गुड को रॉ मटेरियल से फाइनल गुड में चेंज करने तक क्या क्या उसके प्राइसेस में चेंज आते हैं, वो इसमें स्टडी की जाती है इस इंडेक्स में। नेक्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन डेडलाइन फॉर यूपीआई एप। तो यूपीआई ऐप से उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, ये एनपीसीआई ने डिसाइड किया था कि 30% होना चाहिए किसी भी यूपीआई ऐप का मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि ताकि जो यूपीआई सेक्टर में किसी भी एप्लीकेशन की मोनोपोली ना इंक्रीज हो सके। तो इसको डेडलाइन जो है 2026 तक बढ़ा दी गई है। ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला जो सिनेरियो था वो 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जब 2 साल का इसको कंप्लाई करने के लिए टाइम पीरियड दिया गया था, बट ये बढ़ते बढ़ते अब 2026 तक बढ़ा दिया गया। एनपीसीआई के जो सीईओ हैं दिलीप असदे हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। ये अवार्ड जो हैं वो रिकमेंड किए हैं सिलेक्शन कमेटी, जो कि हेड की है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने। इसमें मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये 4 लोगों को मिला है, गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। गुकेश डी चेस से बिलोंग करते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट से, मनु भाकर शूटिंग से। अभी इन्होंने हाल ही में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें 2 मेडल मिले थे। अर्जुन अवार्ड 32 लोगों को मिला है। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम 2 लोगों को मिला है, सुचा सिंह एंड मुरलीकांत राजाराम पाटेकर। सुचा सिंह एथलीट है, मुरलीकांत राजाराम पाटेकर पैरा स्विमिंग में है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 3 यूनिवर्सिटीज को मिली है, चंडीगढ़, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक, तीनों ही पंजाब से हैं। यूआईडीएआई के चेयरमैन बने हैं भुवनेश कुमार। वेस्ट बंगाल को 78 संतोष ट्रॉफी जीती है, केरला को हराकर। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल में होती है। बैंक नेट ई ऑक्शन पोर्टल है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। इसमें बेसिकली बांकनेट है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। बांकनेट जो भी बैंक्स होती हैं जो लोन करती हैं, जिसके अगेंस्ट वो कोलेटरल में कोई भी प्रॉपर्टी लेती हैं, अगर बोरोवर लोन रीपे करने में फेल हो जाता है, देन वो उस प्रॉपर्टी को बैंक अपने उसमें कस्टडी में ले लेती है। बट बैंक जब तक उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगी तब तक उसका जो है मतलब फाइनेंशियली कुछ फायदा नहीं होता है। तो उन प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया, क्योंकि ऑक्शन में बहुत सारी दिक्कत आती है। उसको किसी भी बैंक को उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना पड़ता है, देन बोरोवर एंड सेलर को इकट्ठा करना पड़ता है, न्यूज पब्लिश होने में काफी टाइम लगता है। तो ये ई ऑक्शन पोर्टल जो कि बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ पे बायर एंड सेलर्स दोनों ही इकट्ठे हो जाएंगे, और ये केवाईसी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारा एक बड़े लेवल पे सेलिंग एंड बाइंग हो सकेगी। ठीक है, इसमें अभी ये लॉन्च किया गया जब 1,22,500 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इसमें ट्रांसफर की जा चुकी हैं बाकनेट पोर्टल पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई ऑक्शन पोर्टल है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने इसको लॉन्च किया। प्रोजेक्ट विस्तार जो है आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का कंबाइंड एक इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य है डिजिटलाइज करना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को। जो हमारे देश में एग्रीकल्चर है उसको किस तरीके से डिजिटलाइज किया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट विस्तार में इस बारे में बात की गई है। कौन सी आईआईटी? आईआईटी मद्रास है। वाव थराद
34 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है गुजरात का। ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, जो है DPIIT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जो है एक इनिशिएटिव है। ये इनकॉर्पोरेट हुआ था सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में 2021 में। इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल 500 करोड़ थी। इसका की ऑब्जेक्टिव है कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना, इंक्लूसिविटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, मार्केट एक्सपेंशन, कस्टमर एम्पावरमेंट। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि हमें कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है तो हम या तो फ्लिपकार्ट से करते हैं या अमेजोन से करते हैं या मिंत्रा, बहुत सारे और शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, बट फ्लिपकार्ट और अमेजोन की मोनोपोली मतलब मोनोपोली बढ़ती जा रही है। तो उस मोनोपोली को खत्म करने के लिए ONDC प्लेटफॉर्म लाया गया है, जहाँ पे आप बहुत सारी कंपनीज के प्राइस कंपेयर कर सकेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, जिससे इंक्लूसिविटी इंक्रीज होगी, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, मार्केट एक्सपेंशन बढ़ेगा। अगर कोई भी एक प्लेटफॉर्म है जो कोई जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, बट उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उसको सेल करने के लिए, तो वो ONDC पे खुद को रजिस्टर कर सकता है, तो वहां से उसको एक मार्केट मिल जाएगा। ठीक है, कस्टमर भी एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि अभी अभी आपको कुछ भी परचेस करना होता है तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं, देन वहां से उसको परचेस कर लेते हैं। बट अगर आप ONDC पे प्राइस उसका कंपैरिजन करेंगे, देन आपको कुछ ना वहां से बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी लीड्स रिपोर्ट्स को लेके। लीड्स रिपोर्ट ये लॉजिस्टिक, मतलब किस स्टेट में क्या लॉजिस्टिक है, क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, किस स्टेट ने सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, उसको लेके रिलीज की जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करता है। 6th एडिशन लॉन्च किया गया है इसका। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें लीड्स का, तो है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, इसमें 4 की पिलर रहते हैं। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है किसी भी स्टेट में, लॉजिस्टिक सर्विस कैसी है, ऑपरेटिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक कैसा है। ये एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है, ये वाला पैरामीटर सस्टेनेबल लॉजिस्टिक, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाया है वो सस्टेनेबल है या नहीं है। ठीक है, PLI 1.1 स्कीम लॉन्च की गई है फॉर स्टील के लिए। इसका बजट है 6,322 करोड़। बजट में कोई चेंज नहीं किया गया। पीरियड 2025-26 से 2029-30 तक के लिए। PLI स्कीम जो है मार्च 2020 में लॉन्च की गई थी। इसमें टोटल 14 सेक्टर्स हैं 1.97 ट्रिलियन बजट के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है USIDE प्लस रिपोर्ट 2023-24 के लिए। ये स्कूल एजुकेशन, मतलब इसमें एनरोलमेंट रेशियो के बारे में बात की गई है। यूनिफाइड डिजिटल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्कूल एनरोलमेंट है ऑफ स्टूडेंट्स के, वो डिक्रीज हुए हैं। 5.17 करोड़ 2022-23 में थे, अब 24.8 करोड़ ही रह गए हैं। टोटल 6% का ड्रॉप देखा गया 2018-19 से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट न्यूज है इंडोनेशिया ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया है। ब्रिक्स फुल फॉर्म आपको पता होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब इसमें टोटल 10 मेंबर हो चुके हैं। जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है 2025 की ब्राजील कर रहा है। इसका थीम है इनहेंसिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इनहेंसिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ब्रिक जो है, ब्रिक की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। 2006 में एक इनिशिएटिव था जो लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। फिर 2009 में इसमें पहली समिट हुई रशिया में, ये कोई जगह है वहां पे, यकेटेरिनबर्ग में। 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना, देन ब्रिक हो गया ब्रिक्स। 2024 में 4 नए मेंबर जुड़े, इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE। एंड अब 2025 में इंडोनेशिया जुड़ने के साथ इसमें टोटल 10 मेंबर्स हो चुके हैं। तो आपको 10 मेंबर के नाम याद होने चाहिए। तो ब्रिक्स को अगर हम देखें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE और जुड़े थे 2024 में। 2025 में इंडोनेशिया जुड़ चुका है। भारत पोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक इनिशिएटिव है जो कि डेवलप किया है CBI ने। ठीक है, इसका इसका जो एम है वो है कि इंटरनेशनल असिस्टेंट मिल जाए हमें थ्रू इंटरपोल। इंटरपोल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1923 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका लियोन फ्रांस में हेडक्वार्टर है और इसकी सेक्रेटरी जनरल है वैलेडी यूरक्योजा, जो कि ब्राजील से हैं। सेबी ने ईज किए सेटलमेंट नॉर्म्स फॉर इनएक्टिव ब्रोकरेज अकाउंट। पहले होता था कि ब्रोकरेज अकाउंट अगर 3 दिन तक उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, देन वो इनएक्टिव बोला जाता था। अब इसको 30 डेज कर दिया गया है। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स लॉन्च की गई है। अभी पायलट बेस पे लॉन्च की गई है चंडीगढ़ में। ठीक है, तो मार्च 2025 तक इसको लॉन्च करने का बोला जा रहा है। 1.5 लाख पर पर्सन पर एक्सीडेंट, इसमें मैक्स 7 दिन तक उसका इलाज किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ये जो है यूके बेस्ड हेनली एंड हेनली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लॉन्च करती है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है ओरिजिनली क्रिएटेड किया एच केलिन ने। रैंक जो है फर्स्ट रैंक आई है सिंगापुर की, सेकंड आई है जापान की। सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट है देन आप 195 कंट्रीज में एक्सेस ले सकते हैं, जापान का है तो 193 कंट्रीज में। इंडिया से हैं आप, अगर आप तो इंडिया 85th रैंक आई है। 2025 में आप 57 डेस्टिनेशंस पे जा सकते हैं विदाउट वीजा। पहले 2024 में 80 रैंक थी जब आप 62 डेस्टिनेशन पे जा सकते थे। इंडिया की रैंक शेयर की है इक्वेटोरियल गिनिया एंड नाइजीरिया ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। इसमें बात की गई है कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स क्या रहने वाला है, वो सारी चीजों को लेके बात की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है स्किल डिमांड बढ़ेगी, नीड फॉर रीस्किलिंग बढ़ेगा। 2030 तक अराउंड 40% जो एग्जिस्टिंग स्किल है वो आउटडेटेड हो जाएंगे। देन आप और इस रिपोर्ट में बात की गई है डिजिटल एक्सेस को ब्रॉड किया जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, इकोनॉमिक शिफ्ट होगा। जॉब की बात करें तो फ्रंट लाइन जॉब जो फार्म वर्कर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सेल्स पर्सन, फूड प्रोसेसिंग वर्कर, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, केयर इकोनॉमी लाइक नर्सिंग प्रोफेशनल और सोशल वर्कर रोल्स ये बढ़ेंगे। और जो डेक्लाइनिंग जॉब होंगी वो क्लरिकल एंड सेक्रेटरियल रोल्स वाली जॉब डेक्लाइन करेंगी। इसरो के चेयरमैन बने हैं वी नारायणन, 11th चेयरमैन है, ये 2 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। उजाला स्कीम को हाल ही में 10 साल हो गए, 2015 में लॉन्च की गई थी। और जो इसकी इम्प्लीमेंट करता है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी चेयरपर्सन बनाई गई अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट न्यूज है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 2025 को ईयर ऑफ एआई डिक्लेयर किया है, ताकि इंडिया को एक ग्लोबल लीडर इन एआई बनाया जा सके। तो आप देख रहे होंगे कि एआई को लेके बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है इंडिया का। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र एआई रिलेटेड लीडरशिप भी मिल रहे हैं। तो आई होप ये सारी न्यूज आपको समझ में आ गई, इसमें मैंने केवल इम्पोर्टेंट न्यूज ही कवर की हैं और उनके इम्पोर्टेंट जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो कवर किए हैं। तो आप चाहें तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको वीडियो आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी यूट्यूब चैनल पे पजल सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें मैंने काफ़ी पजल अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।